बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस सिद्रा शाहिद। आज मैं आपको 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाएँ। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, नंबर 1 पर हमारे पास जो ब्रांच आती है वो आती है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हमने क्या बात की कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप यानी कि किसी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना। अब वो रिलेशनशिप कौन सा है? कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप, यानी कि कॉम्पोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, वो हमारे पास कौन सी है? फिज़िकल केमिस्ट्री। इसका मतलब ये कि हम ये देखेंगे कि कोई भी पीस ऑफ मैटर, अगर हम किसी कोई चीज़ ले रहे हैं जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो पीस ऑफ मैटर, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से मिलकर बनी है। लाजमी सी बात है, या तो वो सॉलिड होती है, या वो लिक्विड होती है, या वो गैस होती है। इन तीनों में से ही वो कुछ ना कुछ होती है। तो हमारे पास जो भी मैटर है वो किन एटम्स से मिलकर बना है, ये जो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो बना किस चीज़ से मिलकर है, ये उसकी क्या कहलाएगी? ये उसकी कॉम्पोजिशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप किस चीज़ की? किन दो चीज़ों की? कॉम्पोजिशन की रिलेशनशिप और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की रिलेशनशिप। कॉम्पोजिशन तो हमने पता कर लिया कि कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कि जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, वो मिलकर किन चीज़ों से किन एटम्स से मिलकर बना है, तो ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है? कॉम्पोजिशन कहलाती है। जैसे कि फॉर इन केस लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर की। अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास, हमें पता है वाटर का फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसकी कॉम्पोजिशन। कि इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसकी कॉम्पोजिशन में नंबर 1 पर हमारे पास हाइड्रोजन शामिल है, और नंबर 2 पर हमारे पास इसमें क्या चीज़ शामिल है? ऑक्सीजन शामिल है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक वाटर। मीन्स कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। ठीक है, अब हमने इसकी कॉम्पोजिशन तो पता कर ली, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो रिलेशनशिप का नाम है। किस चीज़ के रिलेशनशिप का नाम है? रिलेशनशिप का नाम है वो कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी कॉम्पोजिशन तो ये है, ये कॉम्पोजिशन है तो ये वाटर है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। हमने कॉम्पोजिशन देख ली। कॉम्पोजिशन में हमारे पास क्या 2 चीज़ें शामिल थी? एक हाइड्रोजन शामिल था और सेकंड ऑक्सीजन शामिल था। ये इसकी कॉम्पोजिशन हो गई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमारे पास कुछ ना कुछ होगा। मतलब ये कि वाटर जो है एक ख़ास टेम्परेचर पर अपनी वाटर की हालत में रहेगा। ठीक है, मतलब कि वो अपनी लिक्विड हालत में एक ख़ास टेम्परेचर पर रहेगा। उसको कुछ बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, उसको कुछ मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। ये सारी चीज़ें जब अगर उसकी कोऑर्डिनेट करेंगी, एक दूसरे से आपस में रिलेशन बनाएंगी, तो ही हमारे पास ये जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास बरकरार रहेगी कि ये वाटर है। मतलब कि अगर हम इस वाटर का टेम्परेचर चेंज कर दें, जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर से उठाकर फ्रीज़र पर फ्रीज़ कर दें इसे, या फ्रीज़र में रख दें, और तो इसका टेम्परेचर हमारे पास वहाँ पर क्या हो जाएगा? जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाएगा तो ये आइस में चेंज हो जाएगा। मतलब कि इसकी कॉम्पोजिशन जो होगी वो वाटर पहले की वाटर था, और अभी वाटर से किस में? पहले की लिक्विड था, अभी लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि सॉलिड में
सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी नोट करें, तो अगर हम उन चीज़ों को भी नोट करें, वो चीज़ें चेंज कर दें, तो अगर ये तमाम चीज़ें आपस में रिलेशनशिप ना बनाएं, तो हमारे पास इसकी हालत जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ समथिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच में। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। इसकी एप्लीकेशंस में हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में इसकी एप्लीकेशंस के तौर पर ये यूज़ होता है। वैसे एप्लीकेशंस का भी आपको इतना काम नहीं है, जो हमें जो पढ़ना था वो हमें इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझनी थी, वो हमने इसकी समझ ली है। ठीक है, नंबर 2 पर हमारे पास जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। अब नंबर 1 पर हम बात करते हैं, हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और या कार्बन कंपाउंड्स विद एक्सेप्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बोला कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, अब हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट और कार्बन कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनमें, या वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन तो लाजमी तौर पर प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन लाजमी तौर पर प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि हमारे पास कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये जो 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये जो 5 चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, ये चीज़ें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं स्टडी करते। ठीक है, नंबर 2 पर हमारे पास क्या चीज़ आती है, हाइड्रोकार्बन्स। हमने क्या बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा था स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही टाइप होते हैं। दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही टाइप होते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, अब हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अभी कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने इनका नाम हाइड्रोकार्बन्स क्यों दिया। हाइड्रोकार्बन्स इनका नाम देने की वजह ये है कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कोई और कंपाउंड नहीं होता, वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और कंटेन नहीं होता, दे ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, इनकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पर अल्केन, नंबर 2 पर अल्कीन
और नंबर 3 पर अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। इसकी एग्जांपल होती है मीथेन। अल्कीन की एग्जांपल होती है इथेन, इथीन और अल्काइन की एग्जांपल होती है इथाइन। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन जो है वो बाद में करेंगे जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बारे में नंबर 3 हमने पढ़ा था डेफिनेशन में ही कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ लिया कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं भाई, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एसेंशियली प्रेजेंट होता है, लेकिन उन 5 चीज़ों के अलावा। 5 चीज़ें कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये 5 चीज़ें थी। इनके एक्सेप्शन के अलावा कार्बन एसेंशियली प्रेजेंट है, वो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो गए? हाइड्रोकार्बन्स वो वाले एलिमेंट्स हो गए जिनमें हमारे पास, वो वाले कंपाउंड्स हो गए जिनमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी 3 टाइप्स हो गई, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। और इनकी एग्जाम्पल हो गई मीथेन, इथीन और इथाइन। अल्केन हैव सिंगल बॉन्ड, अल्कीन हैज़ डबल बॉन्ड और अल्काइन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इनमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स कौन सी चीज़ होती हैं? जैसे कि अपने नाम से जाहिर है कि कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि ड्राइव किए जाते हैं कहाँ से? ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही। ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही ड्राइव किए जाएँ क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही ड्राइव किए जाए आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्लियर हो गई। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया। फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा हम दोबारा देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एक रिलेशनशिप होती है। कौन सी रिलेशनशिप होती है? रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसी भी चीज़ की कॉम्पोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब रिलेशनशिप की हम आपस में बात करते हैं कि ये दोनों आपस से रिलेट कर रहे हैं, तो इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनकी क्या बॉइलिंग पॉइंट है, इनका क्या मेल्टिंग पॉइंट है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। नंबर 2 पर हमारे पास आई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स की स्टडी है। ये हमारे पास हो गई दूसरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब नंबर 3 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तो इनऑर्गेनिक हमें समझ लें आधी समझ में आ ही गई। स्टडी ऑफ all the elements and their compounds except carbon and organic compounds। हम कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे? सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है? इसमें हम एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या बात हुई? जो पहले पढ़ा था वो अब नहीं पढ़ेंगे और बाकी सब पढ़ेंगे, और पहले जो पढ़ा था वो पढ़ेंगे और बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है? सारे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स भी हैं। ये क्या बात हुई कि सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं? इसका मतलब ये हुआ, एलिमेंट का मतलब क्या? सोडियम जो है ना, Na सोडियम, ये एक एलिमेंट है। आई एम सॉरी, सोडियम एक एलिमेंट है और इसका कंपाउंड क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड उसका कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं? भाई सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं? जस्ट कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से जाहिर है, बायो मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ या केमिस्ट्री ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ आती है? डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किन किन चीज़ों की बात हो रही है? नंबर 1 पर आ गया स्ट्रक्चर, नंबर 2 पर आ गया कॉम्पोजिशन और नंबर 3 पर रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि 3 चीज़ें हैं। क्या क्या 3 चीज़ें हैं हमारे पास? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नेम है इसमें बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? आई एम सॉरी, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर स्ट्रक्चर है, नंबर 2 पर कॉम्पोजिशन, एंड नंबर 3 पर हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। तीन चीज़ें हैं कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में कब पढ़ना है? इनसाइड द लिविंग बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, रिएक्शंस। ठीक है, हमने बात की स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर भी अगर हम पढ़ेंगे तो वो हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर। कॉम्पोजिशन जैसे कि फॉर इन के लेट्स सपोज द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं तो ग्लूकोज में हमारे पास क्या है? हमें पढ़ना है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? हमें पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। ये इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? कॉम्पोजिशन। अब हम इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। एक्चुअली स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन इसके सेम ही होंगे। मतलब कि कॉम्पोजिशन क्या होगी? कार्बन मिलके बना रहा है, हाइड्रोजन मिलके बना रहा है और ऑक्सीजन मिलके बना रहा है। कितने कितने कार्बन है? 6 कार्बन से 12 हाइड्रोजन है और 6 जो है वो कितने हैं हमारे पास? ऑक्सीजन है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन एक ही हो जाएगी। और नंबर 3 पर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेज इनसाइड द बॉडी। रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। अब ग्लूकोज का क्या रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज का क्या रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में? हमने ग्लूकोज इनटेक किया, हमने ग्लूकोज अपनी बॉडी में इनटेक किया। ठीक है, हमने ग्लूकोज अपनी बॉडी में इनटेक किया। उसके बाद वो क्या हुआ? उसका बॉडी में जाकर रिएक्शन क्या हुआ? बॉडी में रिएक्शन ये हुआ कि वो चेंज हुआ किसमें? एटीपी में। एटीपी में। एटीपी का क्या मतलब है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या चीज़ होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी। और ये क्या चीज़ होती है? एनर्जी। और उसके साथ साथ उसने क्या बनाया? ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया, उसने जाके एटीपी बनाया। एटीपी के साथ में वेस्ट प्रोडक्ट बनाया। एटीपी के साथ में उसने क्या बनाया? वेस्ट प्रोडक्ट बनाया। एटीपी हमने बॉडी में यूज़ कर लिया और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमने पास आउट कर दिया। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन हो गया हमारी बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं। एक और चीज़, हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जितने भी केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस or processes inside the human body, living body, are called metabolism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ह्यूमन बॉडी तो
सिर्फ नहीं कहा जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप होती हैं, एक है एनाबॉलिज्म और नंबर 2 पर है कैटाबॉलिज्म। हमने क्या बात की कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेसेस, वो क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंथेटिक सिंथेसिस वाले और दूसरे जो होते हैं ब्रेकडाउन वाले। synthesis of complex molecules is called anabolism और breakdown दूसरा क्या होता है, breakdown। ये हमारे पास क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस है। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स है, एक एनाबॉलिज्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म का मतलब ये कि सिंथेसिस का मतलब ये कि बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में बन रही है, एनाबॉलिज्म में, मतलब कि सेल्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले लो सेल के बनने की, कि सेल्स जो हैं ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ये सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। लेकिन अगर कोई सेल जो है वो टूट रहा है, कट रहा है, याद रखिएगा इस चीज़ से, C फॉर कैटाबॉलिज्म एंड C फॉर कट, C फॉर कैटाबॉलिज्म एंड C फॉर कट। तो कट का मतलब ये कि कोई चीज़ कट हो रही है तो उसे हम लेंगे किस में, कैटाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म का मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है या कट हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म के अंडर आता है। और अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज होना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होना और एनाबॉलिज्म कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का टूट जाना, या C फॉर कट एंड C फॉर कैटाबॉलिज्म, ये हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने कौन सी एग्जाम्पल पढ़ ली, कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, कहाँ पर हो रहे हैं वो केमिकल प्रोसेसेस, भाई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो केमिकल प्रोसेसेस, इसलिए हो रहे हैं कि अब हमें क्या चीज़ें बनानी है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, सोप, सीमेंट। ठीक है, मतलब कि वो केमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल प्रोसेसेस जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं। लेकिन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई, इसलिए हो रहे हैं कि हमें ग्लास कुछ ऐसी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लाइक ग्लास बनाना है, सोप बनाना है, सीमेंट बनाना है, इस तरह की पेपर बनाना है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमें बनानी है, इसलिए हम वो प्रोसेसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं हमारे, ये वाली केमिस्ट्री हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बन रही होती हैं ज़्यादातर, जैसे कि अभी आप आगे 9th क्लास की ही बुक में आप लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन इंडस्ट्रीज़, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्रीज़। सही है, इंडस्ट्रीज़ में आप अमोनिया की प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, क्लोरीन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और डिफरेंट चीज़ों की, सोडियम बाइकार्बोनेट की तैयारी, तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो प्रिपरेशंस होती हैं ना कि ये चीज़ें बन रही हैं, सही है। अब हमें पता है अमोनिया बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, ये चीज़ें किस लिए यूज़ हो रही हैं, क्लोरीन क्यों बन रहा है, क्यों चाहिए हमें क्लोरीन। क्लोरीन भाई हमें इसलिए चाहिए कि हमें वाटर टैंक्स की, किसके लिए चाहिए होती है, हमारे पास वाटर टैंक्स की सफाई के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन यूज़ करते हैं। हमारे पास मेडिसिन में क्लोरीन का काम है कि ऑपरेशन थिएटर में क्लोरीन यूज़ होता है, क्लोरीन के वाटर से हमारे पास जितने भी ऑपरेशन थिएटर में जो
एपरेटस होता है उसको हम क्लोरीन से वॉश करते हैं। अगर विदाउट क्लोरीन से वॉशिंग के विदाउट क्लोरीन से साफ़ किए अगर हम ऑपरेशन करना दोबारा से एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट को लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा और उसके नतीजे में इंसान मर भी सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन इसलिए यूज़ हो रही है, हमें पानी साफ़ करना है, क्लोरीन यूज़ हो रही है। जैसे कि वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाते हैं, लाइक काई लग जाती है या उसके अंदर और भी कुछ माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं, तो उनकी सफाई के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों की प्रिपरेशन होती है कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि हमें कुछ दूसरी चीज़ें बनानी होती हैं। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड वेरी मोस्ट easy type of chemistry and my most favorite type of chemistry, that is nuclear chemistry। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टडी बहुत ही ईजी है, न्यूक्लियस की स्टडी और रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस की स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे भाई, हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है। कल मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, वीडियो में क्या था, हमने एटम पढ़ा था, एटम के बीच में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है और एटम की जो आउटर पोर्शन होता है उसमें शेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इसके शेल्स में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव। तो हमने कहा कि प्रोटॉन पर हमारे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पूरा का पूरा न्यूक्लियस हमारा कौन सा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और हमारे पास उसके जो शेल्स हैं, शेल्स में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स से प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब हमें एक और बात, एक काम की बात याद जो रखनी होती है वो ये होती है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही कितने होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये 100% एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि आइसोटोप्स के बारे में हम कभी कभी पढ़ते हैं तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन के ऊपर हमने कहा था कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पर स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सही है, तो पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, जितने प्रोटॉन होने का मतलब, फॉर इन केस अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास 5 प्रोटॉन्स हैं तो हमारे पास कितने पॉजिटिव चार्जेस हुए, 5 पॉजिटिव चार्जेस हुए। अब हम कह रहे हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास 5 ही कितने हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के प्लस और माइनस चार्जेस को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये तो हमारी स्टडी हो गई न्यूक्लियस की। ठीक है, कि न्यूक्लियस के बारे में हम जितना भी स्टडी कर रहे होते हैं वो सब किस में आती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास न्यूक्लियर स्टडी में हम स्टडी करते हैं, वो होती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स having atomic number (84) and above are called radioactive elements. तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 84 हो या 84 से ज़्यादा हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन से स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्या बात हुई कि जिनका एटॉमिक नंबर 84 हो तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या ऐसी लॉजिक है कि 84 वालों को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह रहे हैं। तो उसकी लॉजिक ये है कि उसकी दूसरी डेफिनेशन ये बनती है कि हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, हाईली अनस्टेबल
एलिमेंट्स होते हैं, हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूस रेडिएशंस को इमिट करते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं और वो अपनी स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इमिट करते हैं कुछ रेडिएशंस अपने अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ठीक है, तो ये रेडिएशंस को इमिट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। और ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये अब रेडियो एक्टिविटी क्यों हमारे लिए यूज़फुल होती है, हमारे लिए ये बहुत एडवांटेजियस होती है। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स इसके ये होते हैं कि ये हमारे पास मेडिसिन में यूज़ हो रही होती है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ये यूज़ हो रही है। मेडिसिन में किस तरीके से हमारे पास रेडियो थेरेपी होती है, जिसमें ये रेडिएशंस रेडियोथेरेपी में यूज़ होती हैं। जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी रेडियोथेरेपी होती है, तो ये रेडिएशंस जो यूज़ होती हैं इस तरीके से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और ये भी एक बहुत ही आसान सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सही है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, और किसके बारे में स्टडी करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। सही है, दो चीज़ों की स्टडी हो रही है। नंबर 1 पर किस चीज़ की स्टडी हो रही है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, एनवायरनमेंट के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक में कौन सी चीज़ आ जाती है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, एयर, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। कि हमारे पास आया जो इन्वायरमेंट है उसमें लाइट कैसी है, उसमें टेम्परेचर कैसा है, उसमें वाटर कैसा है, उसकी आबो हवा कैसी है उस इलाके की। ठीक है, और बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास, बायोटिक कंपोनेंट्स में जो हमारे पास आ जाती हैं वो चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है बायो, बायो मीन्स लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि प्लांट्स भी होते हैं, हम जानते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। ये तमाम चीज़ें कौन से हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। तो हमने क्या कहा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट की लाइट, एनवायरनमेंट के वाटर, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, एनवायरनमेंट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके प्लांट्स, उनके एनिमल्स, वहाँ के बैक्टीरिया, वहाँ के फंजाई और वहाँ की डिफरेंट चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट्स तो कवर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। मतलब कि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ है ना, इंसानों की एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट पर, उनके जो असरात हैं वो भी हम किस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी हम किस में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। मतलब कि इंसानों की क्या एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि हम फैक्ट्रीज हमने लगाई हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, उनका वाटर निकल रहा है, उनसे धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन का कॉज क्रिएट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। हम घरों में अपने काम कर रहे हैं, एसी चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, हमारे पास मोटर कार्स मौजूद हैं, मोटर बाइक्स मौजूद हैं, हर तरह से हम लोगों ने माहौल को तबाह करने की ठानी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं, नॉइस पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बिकॉज ये बहुत इजी सी ब्रांच है। इसके बाद हमारे पास आती है लास्ट ब्रांच जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस। एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस, अब ये क्या चीज़ आई, एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब ये है एनालिसिस करना, तज्जिया करना, मालूम करना कि चीज़ है क्या। अभी आप आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे अपने, उसमें आपको कोई चीज़ दे दी जाएगी, कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, कोई भी पीस ऑफ मैटर दे दिया जाएगा, आपको पता करना होगा कि ये क्या चीज़ है।
आप बताएं। तो आप क्या करेंगे भाई, उसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये है क्या चीज़। आइडेंटिफिकेशन हो गई तो इसकी समझ लें क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, मतलब कि आपने उसको पहचान लिया कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद पहचानने के बाद आप क्या करेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो ये उसकी क्या हो गई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई, ठीक है। दोनों तरह की एनालिसिस हो जाएंगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई चलें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वाटर दिया है उन्होंने, तो आप पहले उसको पहचानेंगे कि ये है क्या, कैसे पहचानेंगे, वो भी आपको फैक्ट बताए जाएंगी, डिफरेंट चीज़ें कि आप ये वाला टेस्ट करके देखें, आप ये वाला टेस्ट करके देखें कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा फिर आप पता करेंगे भाई ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो चीज़ों से मिलकर बनेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन से वाटर बना है, तो ये हमारी एनालिसिस हो जाएगी। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की स्टडी हम किस ब्रांच के अंडर पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक मिल जाए। और स्टूडेंट्स, आपको जो भी वीडियोस चाहिए होती हैं आप कमेंट्स में मुझे बता दिया कीजिए, जो भी टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहा हो वो टॉपिक भी मैं आगे आपको बढ़ा दूँगी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।